आदरणीय भाई साहब धीर जी और सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्तागण जो संकल्प के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, आदरणीय बंधुओं और बहनों, संकल्प का कार्य पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि जो भारत में प्रशासनिक सेवा है, इसमें जाने वाले जो हमारे बच्चे हैं वे भारत को समझते हुए वहां जाएं। भारत क्या है, भारत का भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य की दिशा क्या है। तो इसलिए ये इस सत्रों के आयोजन होते हैं जिससे कि हम लोग अपने देश को भली प्रकार से अच्छे प्रकार से समझ लें। क्योंकि रोजाना के हमारा जो पाठ्यक्रम शिक्षा का है उसमें बाकी बातें तो बहुत अच्छी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन देश के बारे में कितना बताया जाता है ये थोड़ा कठिन है बताना। विकास होना चाहिए ये तो सबकी इच्छा रहती है, लेकिन विकास की दिशा क्या हो, विकास की गति क्या हो, विकास का स्वरूप क्या हो, और विकास के पीछे का जो हेतु है, उद्देश्य है, पर्पज है, वो क्या है। तो जो डायमेंशंस हैं विकास के वो और जो डायरेक्शन है विकास की वो, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा तो आज के इस समय में केवल यही माना जाता है कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक उन्नति है, वही विकास का एकमात्र पैरामीटर है। जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उस पश्चिमी जगत के अंदर जो पैरामीटर्स हैं विकास के, उसमें पर कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा टेक्सटाइल या गारमेंट्स उसका कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा ऑयल का कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा स्टील सीमेंट का कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा कंप्यूटर कितना बिक रहा है। ये जो विकास के पैरामीटर्स है, ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है कि पर कैपिटा गाड़ियां कितनी हैं, मोटरसाइकिल कितनी हैं, इंटरनेट का कितना यूज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा देश डेवलप नहीं है। बंधुओं, कुछ सीमा तक ये पैरामीटर ठीक है, लेकिन केवल यही पैरामीटर होंगे ये तो हमारे देश के लिए आवश्यक नहीं है। भौतिक उन्नति तो होनी चाहिए, जो मेटेरियलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, ये तो बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या केवल भौतिक उन्नति जो है, जो मेटेरियलिस्टिक जो इवोल्यूशन और डेवलपमेंट है, वही पर्याप्त है? क्या मनुष्य का मन भी है? उस मन को भी संतोष चाहिए। मनुष्य के पास बुद्धि है, उस बुद्धि को भी संतोष चाहिए। मनुष्य के पास एक आत्मा है, आत्मा को भी कुछ संतुष्टि चाहिए। तो शरीर के लिए जितना आवश्यक है, कोई मेडिसिन जरूरत है, कोई कपड़ों की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, निवास की जरूरत है, आना जाना है, मिलना जुलना है, अतिथियों का सम्मान सत्कार है, ये सब तो एक सीमा तक आवश्यक है। लेकिन इसके बाद उसके मन के लिए क्या है, उसकी बुद्धि को संतोष मिले, इसके लिए क्या है? उसको अंततः तो जाना कहां है? व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनी? अंततः तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? तो तुम्हें विकास पक्का होगा। तो मनुष्य की अंतिम यात्रा, उसकी इच्छा क्या है, क्या प्राप्त क्या करना है? तो केवल पैसा कमाना, पैसा जोड़ना ये लक्ष्य तो नहीं हो सकता है, ये तो साधन हो सकता है। एक मकान बनाना है, ठीक है, अच्छी बात है, मकान के लिए पैसा चाहिए। ये सामान खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक, पैसा चाहिए। तो अंततः मतलब पैसा तो साधन देगा ना, पैसा साधन उपलब्ध करा देगा लेकिन पैसा यह आवश्यक नहीं है मन का संतोष दे देगा, ये तो आवश्यक नहीं है।
और पैसा अंततः जीवन में परम शांति पैदा कर देगा, यह भी आवश्यक नहीं है। तो इसे पहली बात, भारत में विकास का अर्थ केवल मात्र यह नहीं है कि हम लोग भौतिक उन्नति की ओर ही देखते रहे। भौतिक उन्नति एक डायमेंशन है, उसके कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो आवश्यक होंगे। जैसे हमने बताया, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, यातायात के साधन भी चाहिए। ये सब होते होते एक लिमिट में आकर के ये भी पूरे हो जाएंगे, फिर क्या चाहिए? तो सारी दुनिया जो है वो ये तो समझ गई है कि पैसा चाहिए, साधन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए वो फिर परेशान हो जाते हैं। हमको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं वाराणसी में, प्रयाग में, मथुरा में, वृंदावन में और बहुत जगह देश भर में। हमको पैसा चाहिए ही नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम नहीं सुखी हैं भाई साहब। उन्होंने कोई एक काम तय किया, वहीं रहते हैं, भजन कीर्तन करते, कुछ कमा लेते, अपने आनंद में। बोले हमको आनंद है, हमको जाना ही नहीं बाहर कहीं। जितना हमारा आमदनी उतनी पर्याप्त है, हमको ज्यादा चाहिए ही नहीं, हम प्रसन्न है। तो अंततः जो सेटिस्फैक्शन है आपके मन का, वो भी आवश्यक है। तो पहली बात यह ध्यान में रखने की है, जो पैसा या भौतिक संसाधन ये अंतिम लक्ष्य, फाइनल डेस्टिनी ऑफ द लाइफ ये नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। पैसा तो आपको साधन तो पैदा कर देगा, लेकिन पैसा परम शांति दे देगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। और इसलिए विकास का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन के समस्त जो प्रमुख आयाम हैं उनका विकास होना चाहिए। शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। पैसा बहुत है, मन बहुत परेशान है, क्या बात। आज देखिए जो सुसाइडल टेंडेंसी जो लोगों की है, सबसे कम मजदूरों में और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में। अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन सुसाइड करते हैं। डाइवोर्स देने का सबसे ज्यादा केस जो है मजदूरों में, किसानों में सबसे कम है, 0.1% है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वहां डाइवोर्स का रेट जो है वो 2-3% तक है। पढ़ाई अच्छी हुई लेकिन परिवार नहीं चला, तो परिवार भी ठीक चलना है। तो मन ठीक रहे, परिवार ठीक रहे और कुल मिलाकर के मन चित्त शांत रहे और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो ध्यान में रहे, तो हम कहेंगे हाँ हमारा विकास जो है वो ठीक दिशा में चल रहा है। अब थोड़ा सा आते हैं कि जिसकी बहुत चर्चा होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार जरा। वो चर्चा है कि आर्थिक विकास। तो हमारे देश के बारे में बहुत प्रकार से ये अंग्रेजों ने ज्यादा फैलाया कि भारत एक गरीब देश है, भारत एक जो है वो बहुत कम पढ़ा लिखा देश था, भारत जो है ये प्रशासनिक दृष्टि से कुछ जानता ही नहीं था, यहाँ कोई जुडिशियल सिस्टम भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं था, भारत नाम का देश भी नहीं था। हमने एक भारत नाम का देश क्रिएट किया। अदरवाइज भारत तो अलग अलग स्टेट थे, राज्य थे, प्रिंसली स्टेट थे, राजा थे, झगड़ा करते रहते थे, कोई बड़े यूनिवर्सिटीज भी नहीं थी, कोई बड़े कॉलेजेस भी नहीं थे, तो हमने स्थापित किए। और फाइनेंशियली तो भारत बहुत वीक, एक बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश था, जहां आए दिन भूखमरी रहती थी, बहुत गरीबी रहती थी। ये चित्र भारत के बारे में अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया। अब जरा इसका एनालिसिस करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो एक अंग्रेज जो आर्थिक जगत का इतिहासकार है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने लिखी है, एंगस मैडिसन। तो एंगस मैडिसन ने जो दुनिया भर का जो अर्थशास्त्र लिखा है और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी है 3000 वर्षों की लगभग, तो मेंशन करता है, लिखता है कि भारत एक ऐसा देश है, ईसा से 1000 वर्ष पहले से भारत का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर जो था वो कभी 30%, कभी 34%, 24%, 25% ऐसा रहता था। ईसा से 1000 साल पहले ये शेयर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में ये 34% था।
और जब अंग्रेज गए हैं 18वीं शताब्दी, अंग्रेज आए हैं 18वीं शताब्दी में, तभी 24% था, और जब अंग्रेज गए हैं 2.5% था। तो ये क्या है भैया? अब अगला सुनिए। जो रोम के पुराने जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, आप लोग जानते हैं, आप तैयारी करते हैं जब प्रीलिम्स की या मेंस की, तो प्लिनी नाम आपने पढ़ा होगा रोम का। जो प्लिनी और स्ट्रैबो, दो बड़े राइटर रोम के हैं, वो लिखते हैं, जो प्लिनी लिखता है कि रोम में भारत का सामान इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और हम भारत के सामान के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतना ज़्यादा उसका उपभोग करते हैं कि हमको कई करोड़ स्टर्सेस जो रोमन मुद्रा है हमको भारत भेजनी पड़ती है हर साल। इसका मतलब भारत बड़ा सामान का एक्सपोर्टर था। और ये प्लिनी लिखता है लगभग 400 BC, उसी को स्ट्रैबो लिखता है। जो इजिप्ट में मम्मी निकली है ना, जो मम्मी में जो कपड़ा रैप किया हुआ है, लपेटा गया है, वो कपड़ा भारत का है, यहां से गया था। एक और हमारा जो बड़ा लेखक है अमेरिका का, उसका नाम है J.T. संडरलैंड। तो J.T. संडरलैंड करके अमेरिकन बहुत बड़ा राइटर है, फादर ऑफ द अमेरिकन लिटरेचर इसको बोलते हैं। तो इसने एक किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिया इन बॉन्डेज एंड हर राइट टू फ्रीडम। इंडिया इन बॉन्डेज एंड हर राइट टू फ्रीडम, भारत पराधीनता की जंजीरों में और उसका स्वातंत्र का अधिकार। ये अंग्रेजों को लिखता है, तुम कैसे देश में आ गए, यहां ये देश कैसा था तुमको मालूम है, क्या कर दिया तुमने इस देश का। वो बहुत अच्छी मोटी किताब है, पुस्तक है, उसमें कई चैप्टर्स हैं, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ के लोगों का साहित्य, यहाँ के लोगों के और आदर्श, यहाँ के जीवन मूल, बहुत बात चैप्टर लिखे। एक चैप्टर में उसने आर्थिक व्यवस्था लिखा है। वो लिखता है, J.T. संडरलैंड लिखता है, अंग्रेजों इस बात को ध्यान में रखो, जब तुम आए थे भारत में 18वीं शताब्दी में, तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर था, ध्यान रखना। आगे लिखता है, मनुष्य के मस्तिष्क की जो श्रेष्ठतम कृति हो सकती है और मनुष्य के मस्तिष्क की जो कोई बड़ी से बड़ी सोच हो सकती है, वो सामान भारत में बनता था, वो बेस्ट क्वालिटी का बनता था। वो लिखता है, चाहे बड़ी से बड़े जो टेक्सटाइल होंगे, सिल्क के सामान होंगे, वो वूलन ब्लैंकेट होंगे, वूलन कपड़े होंगे, बड़े कारपेट थे, वो ज्वेलरी का आइटम था, मेडिसिन्स थे, ट्रेंड हाथी थे, ट्रेंड पक्षी थे, बड़े बड़े पानी के जहाज थे, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता था, परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग होता था, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता था। ये सब चीजें भारत दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। क्या तुम ये बात जानते हो? क्या तुम भूल गए हो? लंबी लिस्ट उसने दी है J.T. संडरलैंड ने। ये सब वस्तुएं भारत बनाता था और दुनिया के मार्केट में बिक्री करता था। लंबी लिस्ट है। लेकिन तुमने क्या कर दिया इस देश का? वो कहता है, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी दुनिया में ख्यात प्राप्त थे, यहाँ के मैनेजर थे जो मैनेजमेंट संभालते थे, दुनिया के बेस्ट थे, यहाँ के बैंकर्स थे, दुनिया के बेस्ट थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, दुनिया के बेस्ट भारत में थे। तुमने क्या कर दिया इस देश का? और जो कोई भारत का कोई लेखक लिख रहा है, कोई राधा कमल मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, ऐसा तो नहीं है। या R.C. मजूमदार ने लिख दिया, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। J.T. संडरलैंड भारत में घूम करके लिखा था। एक और लेखक है A.L. बाशम, इंडिया द वंडर वाज, ऐसा करके उसकी किताब है। बाशम की कई किताब है, आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि कंपटीशन वाले लोग बाशम पढ़ते हैं। बाशम ने भी यही लिखा है कि भारत दुनिया की हर चीज का एक्सपोर्ट करता था। तो मैं लिस्ट गिनाई है, सारे सामान भारत एक्सपोर्ट करता था और दुनिया में स्टील बनाने का काम केवल भारत करता था। जो ईरान का राजा था डेरियस II, जब भारत आया आक्रमण करने के लिए, तो बाद में संधि हुई तो भारत के राजा ने
उससे स्टील मांगा, हमको लोहा दो आप। तो भारत के राजा ने 5 शेर लोहा उसको गिफ्ट में दिया। ये भारत था, स्टील का मैन्युफैक्चरर था भारत, एलॉय का मैन्युफैक्चरर था। दुनिया की सबसे अच्छी जो मैसिडोनियन तलवार बनती थी वो भारत से बन करके जाती थी, पूरी दुनिया में विख्यात रहती थी, यहां बनता था वो स्टील, भारत में बनता था। मेरा कहने का भाव यह है, पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि भारत जो है एग्रीकल्चर वाला देश था, एग्रीकल्चर भी था, लेकिन भारत हर चीज का बड़ा मैन्युफैक्चरर भी था। कभी कभी हम लोगों को इंजीनियर्स लोग मिल जाते हैं, हम इंजीनियर से एक प्रश्न पूछते हैं, बड़ा कॉमन सा प्रश्न हमारे पास है, हम पूछते हैं, हमने कहा ये बताओ कि सम्राट अशोक ने 300 BC में बड़े बड़े पिलर बनाए, तो ये खंबे जो है पूरा मैदान है, इससे बड़े पिलर थे, उन पिलर की लंबाई 40 फीट 35 फीट रहती थी, और उनका बेस का डायमीटर लगभग 4 फुट का रहता था, और ऊपर का जो है वो लगभग 3 फुट रहता था। इनका वजन 40 टन होता था। चुनार वाराणसी में बनते थे, और वहां से 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर कैसे पहुंचाता था अशोक इसको? व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी, व्हाट वाज द इंजीनियरिंग? ये बड़े बड़े खंबे नाव में कैसे रखे जाते थे? नदियां पार कैसे करते थे? बड़ी पहाड़ी पे कैसे चढ़ते थे? अभी सांची हम गए तो सांची हमने देखा वहां एक पिलर रखा है, वहां टूट गया है, 3-4 टुकड़े उसके हैं। उसकी पॉलिश कैसे होती थी, ग्राइंडिंग कैसे होती थी, इतना बढ़िया सुंदर फिनिशिंग कैसे करता था, कैसे करता? आज भी इंजीनियर इसका जवाब दे नहीं पाते हमको। किस टेक्नोलॉजी से उठा करके एक 40-42 टन का ये एक पिलर सिंगल पीस उठा के नाव में रखना, बार बार नाव से अनलोड करना, फिर यात्रा करना, फिर अनलोड करना, फिर लोड करना, नदियां पार करते करते अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचाता था? ये कठिन काम है, लेकिन था, ये सच बात है। ये पत्थर तो चुनार से आया था, बनारस से। ये जो पिलर दिल्ली में है, ये स्टील का जो पिलर है, ये स्टील नहीं है, एलॉय है, और मेरा अनुमान है लगभग शायद ये 6-7 टन का होगा भारी। 6-7 हजार या 9 हजार किलो ये एलॉय कैसे बना एक पॉट में, मेल्ट कैसे हुआ? और स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगातार आपको 8 घंटे रखना पड़ेगा, तब स्टील मेल्ट होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए कॉपर जल्दी मेल्ट हो जाता था, कॉपर की सिविलाइजेशन पहले आई। लेकिन एक पोर्ट में 9-10 हजार किलो का एक एलॉय तैयार करना, उसको वन टाइम सिंगल टाइम अचानक एक साथ कास्टिंग करना, तब ना बनेगा पिलर। ये बताइए हमको। तो मेटलर्जी का भी बड़ा प्रोफेसर बता नहीं पाता है कि ये कहीं पर भी एक जगह एक बड़ा पॉट बनाना, और उन दोनों आज के तरह के ब्लोअर भी नहीं थे, आज तरह के हार्ड कोक भी नहीं था, फिर भी इतना टेम्परेचर क्रिएट करना, मेल्ट करना, उसको वन टाइम कास्टिंग करना, एलॉय क्रिएट करना जो रस्टिंग ना हो सके, तो ये वैसे थोड़ा हो गया। ग्रहों की गति कैसे नापते थे बताइए ना हमको आप। राम जी का जो जन्म हुआ तो ग्रह बताते वाल्मीकि, ग्रह ऐसे थे। लक्ष्मण का जन्म हुआ, ग्रह ऐसे थे। जब दशरथ ने यज्ञ किया राम के लिए, जन्म के लिए, पुत्र के लिए, तो ग्रहों की दिशा ये थी। हमारा कैलेंडर का तरीका यही था। तो 10,000 15,000 साल पहले ग्रहों की गति नापते कैसे थे? दुनिया का कोई भी आज भी व्यक्ति नहीं बता सकता आज से 8,000 साल पहले कि ग्रहों की गति नाप लेता हो, नहीं। तो भारत ऐसा था। अब एक कदम दूसरा जाते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य का निर्माता था। बड़े से बड़ा साहित्य तो हमने बना कर, दुनिया में लैंग्वेज हमने दिया, ग्रामर हमने दिया, डिजिट्स हमने दिए, व्याकरण तो सारा भारत से ही गया है, सारी दुनिया का। तो भारत ऐसा था, और भारत ऐसा करके अंग्रेज छोड़ करके चला गया। ये पहली बात अपने को ध्यान में रखनी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का भारत था, और जहां शिक्षा निःशुल्क थी, ध्यान में रखिए आप। कोई एटीएम लेकर के बच्चे नहीं आते थे, बैंक ड्राफ्ट लेकर के आ रहे, ऐसे बच्चे एक थैले में 2 कपड़ा रखा चले गए। और चाइना से लोग आते थे, तिब्बत से लोग आते थे, थाईलैंड से लोग आते थे, मलेशिया से लोग आते थे, म्यांमार से, लंका से, भारत देश भर से,
अफगानिस्तान से लोग आते थे, कोई नालंदा में आते थे, कभी तक्षशिला में जाते थे या उदंतपुरी जाते थे, विक्रमशिला जाते थे, वहां रहते थे। 5,000 10,000 बच्चे एक जगह रहते थे। हमारा एजुकेशन का सिस्टम था जो निःशुल्क था। यह है डेवलपमेंट। और भारत में आया हुआ हर एक विदेशी यात्री यही कहता है, भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग बड़े सभ्य हैं, जहां के लोग झूठ नहीं बोलते, जहां के लोग संधि करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, यहाँ के लोग अतिथियों का सम्मान करते हैं, यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है, यहाँ शिक्षा निःशुल्क है और शिक्षा बड़ी व्यापक गांव गांव तक फैली हुई है। लेकिन लोगों के जीवन का ध्येय कुछ और रहता है। वे परमात्मा की प्राप्ति, अध्यात्म की साधना में बड़ा समय लगाते हैं। और इस अध्यात्म के कारण से जीवन में जीवन मूल्यों की स्थापना भारत ने की है। अब देखिए, एक और हम स्टील बनाते हैं, एक और हम औषधियां बनाते हैं, एक और हम ग्रहों की गति नापते हैं, गणित और अंक गणित देते हैं, ग्रामर देते हैं, साहित्य भी लिखते हैं और आर्थिक उन्नति भी रखते हैं, आध्यात्मिक साधना भी करते हैं। ये जो विकास था, जिसमें भौतिक उन्नति भी थी और मन के आनंद की साधना थी, और अंततोगत्वा आध्यात्मिक भाव से साधना करते करते ईश्वर की प्राप्ति, उधर आगे बढ़ते थे जीवन के मूल्य शुचिता के साथ। लेकिन अंग्रेज ने क्या कर दिया हमारे देश का? पहले तो पुराने आक्रमण में जो हुआ सो हुआ, अंग्रेज ने और सत्यानाश कर दिया। सारा जो एस्टैब्लिश जो एजुकेशन सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। हम एक समय ऐसा था, अंग्रेजों के आने के समय दुनिया के लगभग 35% जनसंख्या को भारत जो है वो कपड़ा पहनाता था। और 1901 आते आते भारत में स्वयं करोड़ों मीटर कपड़ा बाहर से आता था। क्योंकि भारत का जो है पूरा जो हैंडलूम का पूरा कारोबार अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। आप पढ़िए ना, दादा भाई नौरोजी की किताब पढ़िए, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पढ़ लीजिए आप। प्रोफेसर सुंदरलाल की किताब है भारत में अंग्रेजी राज, 2 वॉल्यूम में पब्लिश्ड है, भारत सरकार ने प्रकाशन किया, वो पढ़िए आप। होते होते ऐसा हो गया, जो भारत धन धान्य से भरा था, करोड़ों करोड़ों गायों का देश था, और इतनी जमीन भारत में और फर्टाइल लैंड थी कि भारत पूरी जमीन का उपयोग भी नहीं करता था, कोई जरूरत भी नहीं थी। अरे हमको 20 कुंटल गेहूं चाहिए तो ठीक है 30-40 कुंटल पैदा कर, बाकी जमीन पे जंगल रहता था, कोई इसकी उपयोगिता भी नहीं समझता था, जितना आवश्यक उतना ले लो। वो देश ऐसा देश हो गया कि 47 आते आते भारत में एक एक फैमीन में 1-1 करोड़ लोग मर जाते थे। ध्यान में रखिए आप, किसी अकाल में फैमीन में 20 लाख लोग मरे, किसी में 40 लाख मरे, और एक फैमीन तो ऐसा है इसमें 1 करोड़ लोग मर गए। 5 करोड़ जनसंख्या थी बंगाल की और 1 करोड़ लोग मर गए। आप समझ सकते हैं, हर 5 में 1 व्यक्ति मर गया भूख से। ये क्रिएटेड फैमीन्स थे, पैदा किए गए अकाल थे ये। बंधुओं, बहुत खराब स्थिति देश की 47 में मिली। अगर हम सारांश में कहें तो केवल भारत की जो लिटरेसी थी वो 10-11% पर आ गई थी। भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध का अवेलेबिलिटी थी, उपलब्धता थी, वो 57 ml मिलीलीटर दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध था केवल। भारत 1 करोड़ टन गेहूं पैदा करता था, कभी 1.5 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था। इतना ही गेहूं हम बाहर से मंगाते थे तो हर व्यक्ति को भोजन जैसे तैसे मिल पाता था। हम 5 करोड़ टन हम चावल पैदा करते थे, लेकिन 2, 3, 4 करोड़ टन बाहर से मंगाना पड़ता था, तब तो हर आदमी का पेट जैसे तैसे भरता था। एक कहावत थी इंडिया में, फ्रॉम शिप टू माउथ, ये शिप से आएगा तब पेट भरने के लिए जाएगा, ऐसा मजाक भारत के बारे में होता था। बंधुओं, बहुत दुखद बात थी ये, लेकिन सत्यता है। 47 के बाद देश ने करवट ली और एक स्वतंत्र भारत फिर विकसित होना प्रारंभ हुआ। तो ये कहानी भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आज भारत 1 करोड़ टन गेहूं जो सन 50 में पैदा करता था, आज भारत लगभग 13 करोड़ टन गेहूं पैदा करता है, और लगभग हम 2.5 करोड़ टन गेहूं अपनी आवश्यकता से अधिक पैदा करते हैं। अब भारत में कोई फैमिन नहीं पड़ता। आबादी जो 1950 में केवल मैं समझता हूं एक 30, 31, 32, 33 करोड़ रही होगी शायद,
कोई 40 करोड़ आबादी थी, देश बटा तो 41 करोड़, 6 करोड़ चली गई, एक 34 करोड़ या 32-33 करोड़, 35 करोड़ मान ली, इतनी आबादी थी, बढ़ करके 40 करोड़ हो गई होगी। आज 140 करोड़ आबादी है। आज 144 करोड़ पॉपुलेशन लगभग हम मानते हैं। आज सेंसस होगा तो पता लगेगा ठीक ठीक। 140 करोड़ जनसंख्या को पेट भरने के बाद फिर हमारे पास 3-4 करोड़ टन खाद्यान्न एक्स्ट्रा रहता है, जो हम शराब बनाने को दे देते हैं या जानवरों को खिलाने को देते हैं, गरीब देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग। देश वही है, जमीन वही है, उसी जमीन पर हम लोगों ने जो कुल मिलाकर के 7-8 करोड़ टन खाद्यान्न होता था, आज लगभग 34 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा होता है, 4 गुने से ज्यादा। जो मैंने बताया 57 ml दूध मिलता था केवल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अपने देश में। आबादी केवल 40 करोड़ थी, आज आबादी 140 करोड़ है। प्रति व्यक्ति 475 ml दूध भारत में है अवेलेबल, लगभग 9 गुना 9 टाइम्स। भारत स्टील में तब बनाता था, स्टील बनाता था, लेकिन आज जो है जब भारत ने पहली बार स्टील के कारखाने बनाने शुरू करे और जमशेदजी टाटा विवेकानंद जी के कहने पर स्टील के कारखाने के लिए इंग्लैंड गए, वहां लोगों ने मजाक कर दिया, क्या करें, इंडिया के लोग स्टील नहीं बना सकते, आप जाइए यहां से। फिर अमेरिका गए, वहां से कुछ लोगों को लेकर के आए। जमशेदपुर का पहला बड़ा कारखाना भारत ने इस नए युग का प्रारंभ किया। पुराना स्टील का समय चला गया था। क्या आप जानते हैं आज भारत कितना स्टील पैदा करता है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सबको मिला करके वो देश जितना स्टील पैदा करते हैं उससे ज्यादा स्टील अकेला भारत पैदा करता है आज। जब देश स्वतंत्र हुआ तो सारे देश में मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की सीट केवल 1000 थी, केवल 1000। आज लगभग 1,10,000 बच्चे एमबीबीएस में एंट्री पाते हैं हर साल। ये 100 गुना है, 100 टाइम्स मोर है। 2-3 हजार बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते थे देश में, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज ये संख्या 100 गुना है, लगभग 3 लाख 3.5 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आज दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है उसमें भारत के बच्चे हैं, उसके बिना कंपनी चलाना मुश्किल हो गया। आज दुनिया का बड़े से बड़ा कोई अगर बड़ा हॉस्पिटल है दुनिया में कहीं पर भी, वहाँ भारत के लड़कों के बिना उस मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल को चलाना मुश्किल हो गया। भारत के लड़के डॉक्टर है आज वहाँ। आज अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देश अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिफिक दृष्टि से बड़ा भारी रिसर्च वाला मानते हैं। अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए भारत को सैटेलाइट देते हैं, उनके सैटेलाइट भारत लॉन्च करता है, मालूम है आपको आज। और दुनिया में सबसे सस्ता, कम रेट पर, दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करने का काम भारत करता है, मालूम है आपको। एक साथ 30, 32, 35 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करता है सफलता के साथ। आज हम 6-7 हजार किलोमीटर दूर की मिसाइल हम बनाते हैं, अपनी ताकत से बनाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। आज दुनिया में जो रिसर्च पेपर्स है उसमें भारत का नंबर आज 3रा-4था है। आज जो साइंस के रिसर्च पेपर्स है उसमें भारत की इकोनॉमी आज भी 6, 6.5, 7.5% के ग्रोथ से बढ़ भी रही है। लगभग 3.5-4 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी आज हमारी है, जब अमेरिका की ग्रोथ रेट केवल 1.2, 1.5, 2.2 इतने पर सीमित है। इवन चाइना की ग्रोथ रेट भी आज नीचे है, 3-4% तो चाइना है, बाकी दुनिया का कोई देश 3.4 से आगे नहीं बढ़ रहा। भारत आज भी लगातार कंटिन्यूसली पिछले 15-20 सालों से 5% से ऊपर की ग्रोथ रेट के साथ लगातार बढ़ रहा है। आज दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट आज हमारे हैं, दुनिया के बेस्ट हाईवेज आज हम बना रहे हैं, अपने सबमरीन्स आज हम बना रहे हैं, हम अपने फ्रिगेट्स बना रहे हैं, हम अपने जो फाइटर्स के कैरियर से आज हम बना रहे हैं। जो बालिकाओं की शिक्षा के बारे में कहा जाता था वो बात अब पुरानी हो गई। वो केवल हमारे पराधीनता के काल का समय था, वो कठिन काल था। बहनों को, बालिकाओं को सुरक्षित रखना अधिक आवश्यक था, अन्यथा तो अकेले वेदों में 26 महिलाओं के ऋचाएं हैं, ध्यान में रखिए आप। अकेले ऋग्वेद में 26 महिलाओं ने ऋचाएं दी हैं। उसे सूर्या सावित्री है, घोषा है, अपाला है, विश्ववारा है, इंद्राणी है, ये महिलाएं हैं जिन्होंने ऋचाएं थी। कब थी? 10,000 साल पहले दी थी। उपनिषदों में महिलाएं हैं,
गार्गी है, मैत्रेयी है, कात्यायनी है, बड़ा शास्त्रार्थ करती थी ये। महिलाओं का इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। बता क्या दिया, महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है भारत में, ये पेंट करते हैं। ऐसा नहीं था। भगवान बुद्ध की माँ जो गौतमी है वो स्वयं बड़ी भारी प्रवचन करने वाली श्रमणी महिला थी। जैन धर्म में सैकड़ों नहीं हजारों महिलाएं मुनि पद को प्राप्त करी थी। बड़ा लंबा इतिहास भारत की महिलाओं का है। लेकिन आज क्या, ठीक है हम मानते हैं 1000 वर्ष का काल बहुत कठिन था, बालिकाओं को सुरक्षित रखना ही कठिन था। उसका एक्सप्लेनेशन है ना हमारे पास। महिलाओं की कैसी दुर्दशा हुई, इतिहास पढ़ लेने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बलबन ने क्या किया, नादिर शाह ने क्या किया, कितनी महिलाओं को लड़कियों को उठा उठा करके ले गया। 30-30 हजार लड़कियों को तो अकेला जी अहमद शाह अब्दाली ले गया था यहां से। महिलाओं का जीवन कठिन हो गया, इसलिए रात्रि के विवाह हुए, बालिकाओं के विवाह हुए, पर्दा आ गया, घूंघट आ गया। शिक्षा कहां से बचती, शिक्षा नहीं बची। और जैसे ही दरवाजा खुला तो आईएएस में ऊपर टॉप 10 में 6 लड़कियां ही आ जाती हैं, 7 लड़के पिछड़ गए। आज जो है जो फाइटर प्लेन जो है, आज आरडी परेड का नेतृत्व करने के लिए लड़की आ जाती है। आज फाइटर प्लेन जो है वो लड़कियां चला रही हैं भारत में। दुनिया में सबसे तेज गति के साथ 60-70 वर्षों में लड़कियों ने विकास किया है, ये सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक दृश्य ये है जो मन को संतोष देता है, लगता है हाँ विकास के क्रम में हम ठीक गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए तो सबको शुभकामनाएं हैं, अच्छी गति है हमारी, वो मेंटेन है। लेकिन एक दूसरा दृश्य भी है, ये हमने देखा, बहुत अच्छा है। एक दूसरा दृश्य है। दूसरा दृश्य कैसा है, देखो हमारा देश है, हमारा देश एक विचित्र है। दुनिया के किसी भी देश से इसका कंपैरिजन करना व्यर्थ है। हर एक देश की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर एक देश की अपनी पिक्यूलियरिटी है। हमारे देश का अलग है। हमारा देश 7.5 लाख गांव में रहता है, और 7.5 लाख गांव में अभी भी देश की 65% पॉपुलेशन रहती है। हमने जो विकास का जो मॉडल एडॉप्ट किया है, बाहर से किया है, और उसके कारण से ये विकास जो है ये सेंट्रलाइज्ड है। विकास बंबई है, मद्रास है, बेंगलुरु है, नोएडा, गुड़गांव, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये कोई 20 शहर है बस, यही तेजी से बढ़ रहा है। अब बेंगलोर 1.25 करोड़ का हो गया, दिल्ली 2 करोड़ का हो गया, मुंबई 1.5 करोड़ का हो गया, सूरत भी 1 करोड़ की ओर बढ़ रहा है, अहमदाबाद 1 करोड़ की ओर बढ़ रहा है, लखनऊ भी 80 लाख का हो रहा है लगभग। 20 शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कस्बों का क्या हाल है, गांव का क्या हाल है? और आज जो है ये बच्चे 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए परेशान रहते हैं। 15,000 की नौकरी मिल जाए, 12,000 की नौकरी मिल जाए, घर छोड़कर 2,000 मील दूर जाता है। बंबई जाएगा, सूरत जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, बेंगलोर में जाएगा, वहां क्या करेगा, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, कहीं क्लर्क हो जाता है, कहीं सिक्योरिटी में गार्ड बन जाता है, कहीं होटल में बर्तन साफ करता है, बैरा बनता है, किसी दुकान पर बैठ करके कहीं बैठा हुआ काउंटर पर बैठा बिल काटता है, टैक्सी चलाता है, बिल्डिंग का काम करता है, मजदूर बन जाता है। लेकिन 15,000 12,000 रुपए के लिए यात्रा करता है 2,000 मील दूर की, और उसके कारण से उसका घर परिवार बिगड़ जाता है। उसकी पत्नी बच्चे गांव में रहते हैं, वहां ले आता है तो एक स्लम की तरह। सारे देश में लगभग इस समय 8 करोड़ लोग स्लम्स में रहते हैं। क्या जीवन है उनका, क्या उनका परिवार है, क्या उनकी सांस्कृतिक स्थिति है। उनके बूढ़े माँ बाप गांव में रहते हैं, एक एक कमरे में 8-8 10-10 12-12 लड़के रहते हैं, एक बार खाना बनाते हैं, 2 समय का खाना उसी में खाते रहते हैं। बंधुओं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। एक और एक समूह की आमदनी बहुत है। कुछ परिवार है जो प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ बढ़ जाती है उनकी। और देश में 82% लोग ऐसे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 82% लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं, जो कमाने वाला लॉट है उसमें 82% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली आमदनी 10,000 रुपए से कम है। 82%। और इसमें से भी 15% ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5,000 रुपया महीना से भी कम है। 1% लोग ऐसे हैं देश में जिनकी आमदनी
25% लोगों की आमदनी का कुल मिलाकर के 1% लोग कमाते हैं। 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास 40% लोगों की आमदनी के बराबर कमाते हैं वे। ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेल्थ और डिस्क्रिमिनेशन इन इनकम ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। एक और सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट हो गया, और जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट हुआ तो उस मॉडल ने ये कर दिया कि सारा जो डेवलपमेंट है ये बड़े शहर में, बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में होगा। अब दिल्ली के चारों तरफ 25 कस्बों के नाम ले लो आप, उन कस्बों का कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो आपका ब्लॉक लेवल का है वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसके आसपास 100 गांव हैं लगभग। हमारे देश में एक ब्लॉक से लगे हुए एक 50 से लेकर 100-125 गांव तक रहते हैं। छोटे छोटे गांव हैं तो 100-125 हो जाएंगे, बड़े गांव में तो 30-40-50 हो जाएंगे। उस ब्लॉक का कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहां इंडस्ट्री नहीं है, वहां कोई बड़ा अच्छा कॉलेज भी नहीं है, वहां कोई बड़ा अच्छा अस्पताल भी नहीं है। और इस कारण से वहां के बच्चों को क्या चाहिए, और जो बड़ी इंडस्ट्री आती है तो छोटी इंडस्ट्री को खत्म कर देती है वो। अब साबुन बनाने वाली बड़ी कंपनी है, तो पहले देश में कम से कम 50,000 साबुन की फैक्ट्री थी। हर कस्बे में साबुन की फैक्ट्री थी, कपड़ा साफ करने का साबुन बनता था, वो खत्म हो गई। अब सारा साबुन निरमा वाला बनाएगा, वो घड़ी वाला बनाएगा, टाटा वाला बनाएगा, रिन वाला बनाएगा, वो बनाएगा। और एकदम कम से कम 5-7 लाख रोजगार एकदम साबुन इंडस्ट्री के चले गए। तेल निकालने की छोटी छोटी इंडस्ट्री सब जगह थी, इसको हम लोग कोलू बोलते थे, एक्सपिलर बोलते थे। 5-7-10 लोग काम करते थे। अब बड़ा मिल है, एक दिन में 20-25 ट्रक सरसों का तेल निकाल देगा वो। 5,000 कुंटल, 10,000 कुंटल एकदम वो तेल निकालेगा। छोटी मिल बंद हो गई। अब हैंडलूम थे, हैंडलूम धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे। क्यों? एक हैंडलूम में जितना कपड़ा बनता है वो 2 लोग मिलकर बनाते हैं। ये मिल वाला तो 100 हैंडलूम को एक दिन में बना देता है। कर्मचारी भी 5-7-10 चाहिए बस, तो 10 कर्मचारी एक 500 कर्मचारी का काम निपटा देते हैं। तो वो बाकी 490 क्या करेंगे, वो बेकार हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिए, साइंस जो है वो नया इन्वेंशन करती है, टेक्नोलॉजी उस साइंस को यूज करती है, इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी को ले लेती है, मार्केट इंडस्ट्री से मटेरियल ले लेता है, प्रोडक्शन लेता है, विज्ञापन इसको बेच देता है। और जो विज्ञापन लोगों के मन में एक इच्छा क्रिएट करता है, खरीदो खरीदो खरीदो, एक सर्किल बनता है। साइंस इन्वेंशन करेगा और ये इन्वेंशन जो है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदलेगा। इंडस्ट्री इसका प्रोडक्शन करेगा, मार्केट इसकी बिक्री करेगा, बिक्री तेज हो उसमें विज्ञापन आएगा, लोगों के मन में इच्छा जगाई जाएगी, खरीदो खरीदो, हम खरीदते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, हर दिन साइंस एक नई टेक्नोलॉजी लाएगा। साइंस तो इन्वेंशन करता है, और वो बिजली का इन्वेंशन कर बिजली पैदा करी, वो बिजली पैदा करता है। और बिजली 1000 जगह उपयोग में आती है। ये ट्यूबलाइट भी चलती है, माइक भी चलता है, एसी भी चलता है, कूलर भी चलता है। तो साइंस तो इन्वेंशन करेगा। तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला पार्ट है, इसको तुरंत इसको मटेरियल में बदलेगा, यूज करेगा। तो हर दिन साइंस एक नया इन्वेंशन कर देगा, टेक्नोलॉजी उसको और नए पार्ट पे ले आएगी। हर दिन नया साइंस, नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेंशन, और पक्का मानिए हर दिन एम्प्लॉयमेंट कम होते चले जाएंगे। ये विशियस सर्किल है साइंस का। हर दिन नया इन्वेंशन। और पहले हम देखते थे एक प्रेस आती थी, खट 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 छपाई होती थी, 2 लोग कंपोजिंग में लगे रहते थे, लेटर लगाते थे, वो ब्लॉक बनाने वाला ब्लॉक बनाता था, वो मशीन वाला मत छपाई करता था। अब जरूरत नहीं है, एक कंप्यूटर वाला बैठा है, वो पूरा बना देगा, वो ऑर्डर भेज देता है मशीन को, मशीन फटाफट फटाफट प्रिंट करती है। और गति उसकी इतनी तेज होती है, जो मशीन है उसकी, जो प्रिंटिंग प्रेस है, वेब वाली प्रिंट है, वो 6 घंटे में 1 ट्रक भर के मटेरियल छाप देती है। वो अच्छा भी लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि न मत करो, लेकिन का रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है, ये 100 मशीन का 1 प्रिंट प्रेस छाप देती है, तो 100 पे 500 लोग बेकार हो जाते हैं। साइंस कितना चाहिए और किस समाज को कितना चाहिए, किस परिस्थिति में कितना चाहिए,
हम वहाँ ओबरा में गए थे। ओबरा हमारा पावर प्लांट है सोनभद्र जिले में, छोटा सा प्लांट है, स्टेट गवर्नमेंट का था। उन दोनों 200 मेगावाट बिजली का उसका कैपेसिटी था, 150 पौने 200 बनता था। ये 500-600 लोग काम करते थे उसमें, ओबरा प्लांट में। हम शक्तिनगर गए तो शक्तिनगर 2000 मेगावाट का प्लांट था, इससे 10 गुना प्लांट था। वहाँ 400 लोग ही काम करते थे। अब उससे भी और नया प्लांट आ गया है, वो 2500-3000 मेगावाट बिजली बनाता है। अब लोगों की संख्या 200 केवल है, 200 लोग काम कर, किसी को कुछ करना नहीं है, इधर बटन दबाना है, कन्वेयर बेल्ट पर कोयला चलता जाएगा, आगे जाएगा। वो टेम्परेचर आ रहा है, उसको बड़ा भारी, उसके पास जो कंट्रोल रूम है उसमें हर फर्नेस का टेम्परेचर बता रहा है, कोयला जा रहा है बता रहा है, बटन दबा करके सारा ऑपरेशन हो रहा है। 3000 मेगावाट बिजली भी बन रही है, लोग केवल 250 लग रहे, 200 लग रहे। और हो सकता है कल को 200 भी ना लगे, 20 में ही काम हो जाएगा। आबादी का क्या होगा? तो हमको अपने देश के हिसाब से टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बने, टेक्नोलॉजी हमारे लिए है। हमारे देश का ढांचा ऐसा था, 7.5 लाख गांव था। आप रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्वदेशी समाज है, थोड़ा सा पढ़िए उसको। मैं गया था वहाँ, विश्व भारती जो उनका विश्वविद्यालय है, दूर दूर तक। उन्होंने कलकत्ता में विश्वविद्यालय नहीं बनाया, कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर बिल्कुल बियाबान जंगल ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाया। पेड़ के नीचे पढ़ाई कराते थे वे, छोटे छोटे जगह उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट शुरू करे थे। अपने बेटे को और अपने दामाद को अमेरिका भेजा, जाओ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके आओ। उन्होंने इंजीनियरिंग करने नहीं भेजा, एग्रीकल्चर कृषि पढ़ करके आओ, एग्रीकल्चर पढ़ के आओ, और हमारे देश में एग्रीकल्चर कैसे अच्छा हो यहां लाके उसको लागू करो यहाँ। मतलब ही वॉज एन विजनरी पर्सन, भविष्य का भारत कैसा होगा। महात्मा गांधी जी ने भी जो हिंद स्वराज लिखा, उन्होंने यही कहा, देश हमारा एक 6-6.5 लाख गांव में फैला हुआ है, विकास का मॉडल ऐसा रखना जिसमें हर व्यक्ति को लगे विकास हो रहा है। और डिसेंट्रलाइज विकास चाहिए हमको अपने देश का, विकेंद्रीकृत विकास। हर कस्बे में कुछ न कुछ खुलना चाहिए, हर शहर में कुछ कुछ खुलना चाहिए। लेकिन हमने जो मॉडल लिया वो यूरोप से लिया या अमेरिका से लिया, जो भी जहां ना, लेकिन हम लोगों ने वो मॉडल विकास का ले लिया जिसमें इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो एक तो यह बड़ा मुद्दा हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे ध्यान में 7.5 लाख गांव, 140 करोड़ लोग, और इसे 2 गुने हाथ है। इन सबको कोई ना कोई काम चाहिए, अन्यथा इनको क्या काम मिलेगा। और ये जो मॉडल है ना, अपने गांव से 1000 मील दूर जाकर के कमाई करेगा, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 4,000 रुपया अपने ऊपर खर्च करेगा, 4,000 रुपया पत्नी को भेजता है, तू इसमें बच्चों को पाल ले बस, और ज्यादा मेरे पास नहीं है। और इसके लिए उसको 2 टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है, 8 घंटे की ड्यूटी 2 बार करता है एक दिन में। आप कल्पना करिए, मतलब व्हाट इज द डिग्निटी ऑफ लाइफ। मनुष्य के जीवन का स्तर क्या है। ये मॉडल खतरनाक मॉडल है, ये विषमता मूलक मॉडल है। ये इतना ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है और इतनी ज्यादा जो अनइक्वलिटी बढ़ा रहा है, ये ध्यान रखिए। ये मॉडल हमारे लिए खतरनाक हो गया आज। अब एक दूसरा पक्ष लेते हैं। मनुष्य को हमने बता दिया तुम पैसा पैदा करो, पैसा पैदा करो, उसकी इच्छा जगाता है। जो हमारा आजकल जो सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, विज्ञापन है। अगर ये घड़ी नहीं है तो आपकी जिंदगी बेकार है, ये ब्रांड का जूता नहीं है तो जिंदगी बेकार है, ये ब्रांड का शर्ट चाहिए, ब्रांड का टीवी चाहिए, हर एक ब्रांड बिक रहा है। और लगता हमने नहीं खरीदा तो हम अपने साथियों के साथ रहने के लायक ही नहीं बचे। ये फोन अगर हमारे पास नहीं आया तो अपने साथ के बच्चों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। ये फोन अगर हमने ले लिया उसके पिताजी ने तो सुसाइड कर लेता है, बच्चा मर जाता है। ये कैसा समाज हम बनाते चले जा रहे हैं। हम कौन सी खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये कंज्यूमरिज्म जिसको हम कहते हैं, और खरीदो और खरीदो और खरीदो, और कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा है कहीं भी। जिसका 2 कमरे का मकान है वो आराम से रह रहा है, लेकिन पड़ोसी ने 4 कमरे का मकान बना लिया, परेशान है। 4 कमरे का मकान बनाते जरूरत नहीं थी, लोन ले लेता है।
मेरी गाड़ी ठीक है, ठीक गाड़ी काम कर रही है, नहीं नहीं वो वाला बड़ा BMW ले आया है, फलाना ले आया, वो उसकी ओर बढ़ता है, लोन ले लेता है, घड़ी खरीदता है 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की घड़ी। कल ही हमको एक सज्जन मिल गया, अपनी घड़ी देखा, मेरी घड़ी देखी भाई साहब क्या है, हमको नहीं मालूम, वो 4.5 लाख की घड़ी है। बोले मुझको इसी में आनंद आता है। अच्छी बात है, आप आनंद पाइए अपना आनंद। वो 4 लाख की घड़ी है या 400 रुपए की घड़ी है, समय तो उतना ही बतावेगी, समय तो आगे बतावेगी नहीं। कितनी सामान्य सी बात है। एक व्यक्ति ने अपने ऊपर 90 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना एक दिन। उनके बेटे का विवाह था, तो अभी विवाह तो आगे होने वाला था, विवाह से 4 दिन पहले जो कार्यक्रम होता, 90 करोड़ रुपए का कपड़ा कोई व्यक्ति पहन सकता है। विवाह के दिन का हमको नहीं मालूम कितने का कपड़ा उन्होंने पहना। व्हाट इज दिस? बंधुओं, ध्यान में रखना, ये पागलपन है, ये साइकोलॉजिकल इलनेस है, बीमारी है। व्यक्ति सुख को वहां ढूंढता है जहां वो नहीं है। कोई 2 करोड़ की घड़ी में ढूंढ रहा है, कोई 5 करोड़ की गाड़ी में ढूंढ रहा है, कोई 100 करोड़ के कपड़ों में ढूंढ रहा है। दिल्ली का ये केस है, एक सज्जन है, उनके 2 बेटे हैं, पैसा कमा लिया है उन्होंने, शिक्षा जगत से ही कमाया है पैसा। तो एक लड़के के लिए 100 करोड़ रुपए का मकान बनाया। हम बोले हम एक और मकान बनाएंगे अपने दूसरे बेटे के लिए। मैंने, हे भगवान, इतना पैसा पैदा किया, 2 बच्चों को साथ रखने का संस्कार नहीं दे पाए। एक 100 करोड़ में कम से कम 50 कमरे तो बने होंगे। 100 करोड़ कम नहीं होता, 100 करोड़ बहुत होता है। 100 करोड़ में कितना जीरो लगता है, हमसे कहोगे तो लगाना मुश्किल है, हम नहीं बता पाएंगे 100 करोड़ रुपए कितना जीरो लगाया जाए, गिनने में बार बार गलती हो जाएगा। लेकिन 100 करोड़ का मकान बना होगा तो 40-50 कमरे जरूर बन सकते होंगे, बने भी होंगे। उसके भाई तुम 20 कमरे तुम ले लो, 20 कमरे तुम ले लो। इनके बच्चे भी ज्यादा होने वाले नहीं है, 1-1, 2-2 बालक होगा। पैसा पैदा करना पैसा पैसा पैसा, मकान, कपड़ा, घड़ी, ये ज्वेलरी, कार, गाड़ी, हम भटक गए। व्हाट इज द रियल एम ऑफ द लाइफ, ये भूल गए। सुख कहाँ मिलेगा ये भूल गए, और हमारे विज्ञापन की दुनिया ने हमको बहुत तेजी से भटका दिया। विकास का ये मॉडल फेल है। अब तीसरी बात पर आते हैं। ये कंज्यूमरिज्म जो बढ़ा, खरीदने की ललक बढ़ी, ये खरीदो वो खरीदो, वो खरीदो वो खरीदो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब चलता रहा। और इसके कारण से हमने तय कर लिया, सारी दुनिया ने, खोदो और तेल निकालो और कोयला निकालो और एनर्जी चाहिए और एनर्जी चाहिए। 2 करोड़ टन कोयला हर दिन फूंकते हैं हम दुनिया में, 2 करोड़ टन, और 2 करोड़ टन हम तेल फूंकते हैं हर दिन, 4 करोड़ टन। 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 12 करोड़ टन। 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हर दिन हम दुनिया में बाहर निकाल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, नीचे से खोदते ऊपर निकाल देते हैं। ये फॉसिल फ्यूल को हम जला जला करके, ये केवल एक एक्टिविटी से बता रहा हूं मैं। और ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। पिछले 100-125 साल के अंदर 1.3 ऐसा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। इतना बढ़ते ही, इतना चेंज आते ही आज कम तो 30% ग्लेशियर्स पिघल गए दुनिया के, समुद्र में पानी बढ़ रहा है। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बिलियंस ऑफ टन्स बर्फ पानी में जा रही है। पानी की डेंसिटी 1 है, ध्यान रखना, और बर्फ की डेंसिटी 0.9 है। इतना बड़ा जो पानी समुद्र में आ रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और पृथ्वी का एक्सिस बदल रहा है। फिर अब मानसून बदल रहा है। जहां बरसात नहीं होती थी 10-10 साल, वहाँ बाढ़ आ रही है। लेह में बाढ़ आ गई, बाड़मेर में बाढ़ आ गई, बीकानेर जैसलमेर में बाढ़ आ गई। और जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है, लैंडस्लाइड तेज हो रहा है। जो पानी पड़ता था 1 साल में, 1 ही दिन में गिर जाता है इकट्ठा, उतना सहन करने की क्षमता पहाड़ में नहीं है। गांव के गांव नीचे आ जाते हैं, बह जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। ये और बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, और बढ़ेगा। तो हमने प्रकृति को बदल दिया, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। आप में से अधिकांश लोग साइंस के बैकग्राउंड के होंगे, कम तो मिनिमम छोटी मोटी साइंस तो आप सबने पढ़ा है।
जब धरती सूर्य से अलग हुई और धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद बरसात हुई, तो बरसात कितने साल हुई होगी आप कल्पना करिए। तो ठंडी हुई तो ये बाहर जो स्टीम थी वो ठंडी होकर बरसात के रूप में बदल गई, पानी गिरने लगा, पानी गिरने लगा। बरसात कितने वर्ष चली होगी मालूम है आपको? कम से कम 50-60 लाख वर्ष बरसात हुई। 50-60, इसमें वैज्ञानिकों का मत अलग अलग है। कुछ का कहना है 4 करोड़ वर्ष तक पानी गिरता रहा। मिनिमम से मिनिमम भी कहते हैं 60 लाख वर्षों तक बरसात होती रही, तब समुद्र बने। पृथ्वी ठंडी हुई, वनस्पति आई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में थी, जीवन आ नहीं सकता था, तो वनस्पतियां पैदा हुई, अरबों खरबों पेड़ आते गए। इन पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डिपॉजिट हो गया, वो जमीन के अंदर चला गया। वो कोयला और तेल वही है जो धरती के एटमॉस्फेयर की CO2 को कम किया उसने, और धरती जीवन के लायक बन गई। तब जीवन आया। जीवन आने का कारण 2 है, टेम्परेचर कम होना और CO2 का कम होना, इससे जीवन आ गया। अब हम रिवर्स कंडीशन में आ गए। हर दिन करोड़ों टन तेल और कोयला निकाल के फूंक रहे हैं, फिर से धरती को गर्म करने में लग गए, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम खराब निकलने वाले हैं। ये धरती जो अनलिमिटेड कंजम्पशन को परमिशन नहीं दे सकती। जितना अमेरिका कंज्यूम करता है, सारी धरती अगर कंज्यूम करे, सारे लोग कंज्यूम करे, तो हमको ऐसी 5 धरती और चाहिए। और हिमालय का 30% ग्लेशियर पिघल गए। हिमालय सारे एशिया के लगभग 400 करोड़ लोगों को पानी देता है, मालूम है आपको? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान को भी एक नदी जाती है, एक नदी ईरान की ओर भी जाती है, लाओस, भूटान, इन सबको ये नदियां आती हैं कहाँ से? तिब्बत से आती हैं, हिमालय से आती हैं। ये हिमालयन रेंजेस जो है वो उसका ग्लेशियर, उसका पानी आता है। पिछले 20 साल में सभी नदियों में 30% पानी कम हो गया और 35% ग्लेशियर पिघल गई। गंगोत्री का ग्लेशियर कोई 3-4 किलोमीटर पीछे चला गया। हम क्या कर रहे हैं? यूएन का जो सेक्रेटरी गुटेरस है, अभी 2024 में अभी नेपाल में भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे मैं दुनिया को बार बार बता रहा हूं, ये जो भोग कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो ना, स्टॉप दिस मैडनेस, इस पागलपन को अब बंद कर दो, छोड़ दो। वी आर नॉट डिगिंग कोल एंड ऑयल, वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स। हम अपने कवर खोद रहे हैं, ध्यान रखो। 100 नोबेल लॉरेट्स ने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया, बस दुनिया को अब कंजम्पशन कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, अन्यथा हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं इर्रिवर्सिबल होगी, वापस लौटना संभव नहीं होगा। ये धरती विनाश की ओर बढ़ जाएगी आगे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। तो ये विकास का मॉडल जो दुनिया ने अपनाया है, ये नाना प्रकार की समस्याएं ला रहा है। ये सामान तो दे रहा है, ये सही बात है, और मनुष्य को बना कैसा रहा है? हर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी ये आवश्यक नहीं है। अब देखिए, घर में एक बालक है, वो दिन में 8 घंटा मोबाइल देखता है, उम्र तो 5 साल है, 6 साल है। ऐसा वो एडिक्शन होगा, उसकी माँ को भी लगता है इसको हाथ में मोबाइल दे दो और अपना काम करो, वो अलग टेलीफोन पे बात करती रहती है, ये अलग मोबाइल पे खेलता रहता है। अब खाना भी नहीं खाता है बिना मोबाइल के। और हम तो नया किस्सा देखे, वो बाथरूम में मोबाइल चिपकाना पड़ता है तब वो नहाता है, नहाता ही नहीं बिना मोबाइल देखे। अब अभी रोज खबर आती है ज्यादा मोबाइल देखते हैं आपको ये बोन का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी, थोड़ा इस पोस्चर में बैठी है, इसमें बैठी है, इसमें बैठी है। आए दिन नई बीमारियां आ रही हैं, कितनी तरह की बीमारियां आ रही हैं, देखिए ना आप। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम तो कितना प्रकार का आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है आदमी, हर 5वां-6वां आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। कारण कोई भी हो, अलग बात है, जो भी कारण हो वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये डिप्रेशन में आने वालों की संख्या कितनी बढ़ रही है, बीपी की टेबलेट लेने वालों की संख्या कितनी बढ़ रही है।
तो साइंस टेक्नोलॉजी और नए विकास ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बहुत कुछ छीन भी लिया है। भाई हो क्या रहा है, ये जा कहां रहे हैं? खूब पैदा करो, खूब पैदा करो, पैसा 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 पैसा, लेकिन बच्चा पैदा मत करो। बच्चे ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से 1-2 बालक पैदा होता है, 1 होता है, 2 होता है, वो प्रॉब्लम है। लेट एज में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी अलग प्रॉब्लम पैदा हो रही है। पूरी दुनिया में एक ऐसा विशेष सर्किल बनता चला जा रहा है, परिवार और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे। जो कीन्स नाम का एक अर्थशास्त्री था, आप जानते हैं, कीन्स ने एक थ्योरी दी सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय। उसने कहा देखो ये डिप्रेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा मंदी का दौर चल रहा है, तो इसमें रिसेशन में क्या करना चाहिए? तो लोगों को खरीदने की आदत लगाओ, खरीदो खरीदो, सामान खरीदो, बैंक से लोन दे दो, 1% ब्याज पर लोन दे दो, बिना ब्याज के लोन दे दो, एक बार चलने दो मार्केट, तो खरीदेंगे तो इंडस्ट्री चल जाएगी। लोगों को हाँ बात तो सही है, कंज्यूम 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 करने इंडस्ट्री चल गई। अब मोर कंजम्पशन मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, बस ये फॉर्मूला ले आया कि, और दुनिया के सारे अर्थशास्त्री इसी पे चल पड़े। ज्यादा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करें तो आप कंजम्पशन करना सिखाइए, और इसलिए नए नए सीरियल ये कंपनी वाले लाते, ध्यान में रखिए आप, बहुत प्लान्ड वे में ऐसे सीरियल लाए जाते हैं जिसमें घर टूट जाए। 2 भाई है, 2 बहुओं का झगड़ा दिखाएंगे, सास का बहू का झगड़ा दिखाएंगे, बहू की छोटी सी इच्छा नहीं मानेगी, वो नहीं चलो अलग, चलो अलग, चलो अलग, हम तो अलग रहेंगे, अलग रहेंगे, अलग रहेंगे। तो 2 भाई एक साथ न रहें, 2 घर बन जाएं। मान लो दिल्ली के अंदर हमने ऐसा 50,000 घरों में कर दिया, झगड़ा करा दिया। 50,000 कौन से ज्यादा है भाई, 2 करोड़ की आबादी है, कम से कम 40-50 लाख घर है यहाँ पर। अगर 50,000 घर अलग हो गए, 2 में बट गए, तो 50,000 टीवी नया बिकेगा, 50,000 चूल्हा बिकेगा, 50,000 किचन के सामान बिकेंगे, 50,000 सोफा सेट बिकेगा, हर चीज 50,000 बिकेगी, सीमेंट बिकेगा, फिर टाइल्स बिकेंगे, बाथरूम का सामान बिकेगा, सब चीज बिकेगी, मार्केट बूम कर जाएगा। इसे घर तोड़ो, सम्मिलित मत रहने दो। जो घर है, परिवार है, ये न्यूक्लियर बनाओ, छोटा बनाओ। जितना छोटा परिवार होगा मार्केट उतना बड़ा। अरे परिवार छोटा हो गया, परिवार चलेगा कैसे? उसको कोई मतलब नहीं, झगड़ा कराओ कैसे भी। जो सम्मिलित परिवार है मत रहने दो। ये जो विकास का मॉडल है ये सम्मिलित परिवार को नहीं मानता। वो कहता है सम्मिलित परिवार जो है, यूनाइटेड फैमिली है, कंबाइंड फैमिली है, ये विकास को रोकने वाला सिस्टम है, ये पोंगापंथी है। जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ये इकोनॉमी का सिद्धांत ही नहीं जानते, ये सम्मिलित रह करके इकोनॉमी का नाश कर रहे हैं। परिवार को बंटवाओ, और अपने लोगों को समझ में भी आ जाता है, हाँ बात तो सही है, ये हमने हमारे अर्थशास्त्रियों को भी। तो बंधुओं, ये जो विकास का मॉडल है ये कितने प्रकार की बीमारियां ला रहा है। और इसलिए शिक्षा में लोग पढ़ जाते, IIT कर गए, NIT से आए, एम्स से आए, IIM से आए, बड़ी पोस्ट पर आए, अब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो गए, बड़े, और अपार्टमेंट में ऊपर फ्लैट है, फ्लैट भी बड़ा है, तो अब हमारा स्टेटस भी है, फलाना है, ढिमका है, जो है। उनसे पूछिए जरा, एक आप गलती से बेल बजा दीजिए, सर वो 434 में कौन रहते हैं सज्जन, वो कहाँ हुआ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा बोलता है। उसको बगल में ही रहता है ये, तो भाई हम तो बगल में रिंग बजा दिए थे, वो तो बड़े नाराज है। हाँ वो ऐसा ही है, वो ऐसा पागल आदमी है। हर घर में एक पागल रह रहा है जो पड़ोसी संबंध बनाना नहीं चाहता है। आप किसी बड़े अपार्टमेंट में चली जाइए जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा कमाई वाले, ज्यादा सभ्य लोग हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो अपने अपार्टमेंट में 20 लोगों के नाम नहीं लिख सकता। अब एक गांव में चले जाइए, आप एक घर में बैठ जाइए, पूरे गांव का किस्सा बता देगा पूरा। फलाने घर में वो पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है, फिर आगे उनका घर है, ठाकुर साहब का घर है, फलाना घर है, वो उसका घर, फलाना उसका घर है, उसकी बेटी का वहां ब्याह हुआ, उसका बेटी की बहू वहां से आई है, पूरा एक घर में बैठ जाइए आप।
तो वहां थोड़ी सामाजिकता है, सामाजिकता है। इसे वहां डाइवोर्स भी नहीं हो रहा है ज्यादा, वहां कम सामान में आनंद से सो जाता है। वहां का आदमी 8 साढ़े 8 बजे और रजाई उठी सो गया आराम से। ये गोली खा के नहीं सो पा रहा है, समस्या इसकी है। इसका मकान बहुत बड़ा है, 2, 4, 5 करोड़ का अपार्टमेंट लिया, नींद ही नहीं आ रही है, ब्लोअर भी चला रहा है, क्या कर रहा है समझ। तो ये इसको समझिए, ये सिविलाइजेशन सामान दे रही है लेकिन इंटॉलरेंस बढ़ा रही है, सामान इकट्ठा कर रही है लेकिन मन में चिंता बढ़ा रही है। सामान बहुत है, डाइनिंग टेबल कितना सामान घर की महिलाएं ला के धर देती हैं। देखिए ना, आप खाइए फिर बीमार पड़िए, फिर डॉक्टर के पास जाइए, और नियम से थोड़ा खाते हैं, जब मन में तभी खाते रहते हैं। रात 11 बजे फिर खाने लगते हैं, 12 बजे फिर खाने लगते हैं। अब कनॉट प्लेस जाइए तो 12:30 बजे बड़ी लंबी लाइन लग रही है, वेटिंग में ही खड़े हैं, और निकलेगा तभी जाएगा अंदर 12 बजे रात को। हमने ह्यूमन पूरी जो क्लॉक है उसको बदल दिया। लाखों वर्षों में जो ह्यूमन क्लॉक बनती है, लाखों वर्ष लगे होंगे, 10 लाख साल लगे, तब शरीर एक ठीक प्रकार से एडजस्ट हुआ। सुबह उठना है 5 बजे, शाम को सोना है 9 बजे 8 बजे, ये क्लॉक। अब नहीं, अब उल्टा हो गया। वो रात को जगता ही रहता है, जगता ही रहता है, सवेरा होता है तो सो जाता है, फिर 11 बजे 12 बजे उठता है। उगता सूर्य ही नहीं देखता कभी, सूरज उगता किधर से है। बंधुओं, इसके कारण से एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिगड़ जाती हैं, नाना प्रकार की नई नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक तरफ इंटॉलरेंस बढ़ता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये इस नई सभ्यता ने, नए सिविलाइजेशन हमको ये सब दिया है, ध्यान रखिए आप। एक बर्ट्रैंड रसेल करके बड़ा लेखक है, उसने लिखा है कि मनुष्य जो है अब अच्छी पढ़ाई कर रहा है और बड़ा सामर्थ्यवान होता चला जा रहा है, बड़ा संपन्न भी हो रहा है, सामान भी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा हो गया है जैसे बिलियर्ड की गेंद, 2 गेंद आती हैं, टकरा के दूर चली जाती है। आती ही टकराने के लिए और आती ही दूर जाने के लिए। ये मनुष्य का व्यवहार खतरनाक है। बंधु और बहनों, जो विकास का मॉडल ये शांति को देने वाला नहीं है। विकास का मॉडल सारी प्रकृति को, नेचर को, क्लाइमेट को, यहाँ के रिसोर्सेज को संभाल के रखने वाला नहीं है। विकास का मॉडल सबको बराबर बराबर न सही, फिर भी सबको ध्यान में रख करके मिल जाए, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। विकास का मॉडल सभी को ध्यान में रख करके विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। अब हमको ध्यान में आता है भारत का मॉडल क्या हो। तो बंधुओं, सबसे पहली बात है, भारत के पास एक मौलिक तत्व है जिसका नाम है धर्म। धर्म का मतलब है सत्यनिष्ठा, धर्म का मतलब है हमारा कर्तव्य, धर्म का मतलब है कुछ भी ऐसा नहीं जो दूसरे को खराब लगता हो। धर्म का मतलब ये है। इस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखिए। इसलिए भारत का विकास जो है, ये हमारा जो आर्थिक जो विकास है उसको भी लागू करते समय ध्यान में रखना है। जो चाणक्य ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में, पहला श्लोक, आप सब लोग याद रखना इसको। चाणक्य ने जो अर्थनीति लिखी, पहला श्लोक लिखा, उस पहले श्लोक का मैं केवल आधी पंक्ति बोलता हूं। वो मगध के एक प्रकार से महामंत्री थे, लेकिन मगध का साम्राज्य का आर्थिक विकास हो ये उन्होंने नहीं लिखा ना। उन्होंने लिखा पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। सारी धरती के लाभ की व्यवस्था जिससे हो वो अर्थशास्त्र है, वो मैं लिख रहा हूं। आज अमेरिका एक दवाई बनाता है, उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए की टैबलेट होती है। कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जिनकी कीमत 40 लाख रुपया है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं इनका पूरा कोर्स 2.5 करोड़ रुपए का है। बंधुओं, ये भारतीय दर्शन नहीं है, ये भारत का चिंतन नहीं है, ध्यान रखना। दवा मरीज के लिए बनती है, भाई ठीक है, तुमने शोध किया, कुछ खर्चा किया होगा, लेकिन डोंट ट्राई टू एक्सप्लॉइट द ह्यूमैनिटी। सारी इस मानवता को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम?
जेसी बोस ने जब एक अच्छा इन्वेंशन किया था, और जो लंदन में थे उस समय अपना एक्सपेरिमेंट दिया, तो सारे लंदन में तहलका मच गया। ये इस व्यक्ति के पास एक बड़ा भारी एक नॉलेज है। तो इनके होटल में एक कंपनी का, मैरी हेड कंपनी का मालिक पहुंचा। तो मैरी हेड कंपनी का मालिक इनके होटल में नॉक करता है, दरवाज़ा खोला, उन्होंने बुलाया, बैठिए। तो कहता है आपने जो इन्वेंशन किया है इसको पूरा डिटेल मत बताना आप, ये पेपर्स में परचेज आपसे कर लूँगा, इसका पेटेंट मैं आपको दिलवाऊंगा, इसका जो एप्रेटस पर इंस्ट्रूमेंट वो मैं बनाऊंगा, इसके बदले में मैं आपको बड़ा पैसा दूंगा, प्लीज। ऐसा करके वो प्रार्थना करता है। लेकिन जेसी बोस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। भारत में ज्ञान जो है ये बिक्री के लिए नहीं होता है, ध्यान में रखिए आप। तो जेसी बोस ने उस बड़ी कंपनी के मालिक को क्या कहा, भारत में ज्ञान सार्वभौम होता है, ज्ञान कोई भी प्राप्त करे लेकिन ईश्वर की कृपा से होता है वो, और सबके लिए होता है, लोकहित के लिए होता है। मैं उससे केवल पैसा कमाऊं ये मेरी भावना कभी भी नहीं हो सकती है, और इसलिए मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा। और ऐसा करके उन्होंने मैरी हेड कंपनी के मालिक को वापस कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए उस समय जेसी बोस को वेतन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वे एक प्रकार से रिजेंटमेंट में थे, क्योंकि वो बोले जितना वेतन अंग्रेज को मिलता है उतना ही वेतन मुझको दोगे मैं लूंगा। उन दोनों अंग्रेज को जो वेतन मिलता था वो भी प्रोफेसर कोई था, तो उसे 1/3 वेतन भारतीयों को मिलता था। नहीं, मैं इस व्यवस्था को नहीं मानूंगा, उसने वेतन में लूंगा ही नहीं। बहुत संकट में थे, परिवार में कर्जा था, उसके बावजूद भी अपने सामान का, अपने इन्वेंशन का पेटेंट करने को उन्होंने मना कर दिया। नहीं, तो उन्होंने एक पत्र रविन्द्रनाथ ठाकुर को लिखा, ऐसे बड़ी कंपनी का मालिक मेरे सामने भिखारी की तरह भीख मांगता था, मैंने मना कर दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पत्र लिखा है जेसी बोस को, उस बंगला में पत्र, आप पढ़िए गूगल पे निकाल करके, कितना सुंदर पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, ए मेरे भारत के नौजवान आचार्य लोगों, तुम दुनिया में जाओ और दुनिया के इन लोगों की आंखें खोल दो, भारत का ज्ञान क्या कहता है, भारत के ज्ञान का अर्थ क्या है। इन मूर्खों को बताओ ज्ञान की कल्पना क्या होती है। तो इसलिए भारत का जो विकास का जो मॉडल होगा वो एकांगी नहीं होगा। भारत का विकास का मॉडल केवल मैं अपनी उन्नति के लिए नहीं होगा। इसलिए हमने कहा आत्मनो मोक्षार्थ, अपने मोक्ष की साधना हम करेंगे, लेकिन जगत हिताय च, जगत के हित के साथ। जगत का कुछ भी हो जाए, हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए, हमको कुछ प्राप्त हो जाए, ये हमको स्वीकार नहीं है। संपूर्ण मानवता ही नहीं, संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण वृक्ष जगत, संपूर्ण वनस्पतियां, वे सब शांति के साथ रहें, वे प्रसन्नता के साथ सब लोग रहे, तब अपनी हम मुक्ति की बात कर सकते हैं। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय। इसलिए भारत का विकास सारे दुनिया के विकास के साथ कोरिलेटेड है, ध्यान में रखिए आप। भारत कोई भी ऐसी बात अगर करेगा दुनिया के हित में नहीं है, वो अभारतीय होगी। भारत का मॉडल वो होना चाहिए जो सारे दुनिया के हित का साधन करे, संपूर्ण मानवता के कल्याण की कल्पना के साथ, योजना के साथ हो, और भारत के अंदर के समस्त 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करो। अंत में मैं ये बताना चाहूंगा, भारत के विकास का मॉडल वो हो जो वर्तमान के विज्ञान का पूरा उपयोग करे, मनुष्य की समस्याओं का समाधान ढूंढे, उनके दुख और दर्द को कम करे, अभावग्रस्त लोगों को आगे लावे, जो निरक्षर है, कम पढ़े लिखे उनको आगे लावे, हर एक व्यक्ति के हर एक हाथ को काम उपलब्ध हो जाए और न्यूनतम आवश्यकता उसकी पूरी हो जाए। उसके साथ साथ फिर जीवन की यात्रा प्रारंभ हो, और धीरे 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 मन का आनंद, बुद्धि का आनंद, आत्मा का आनंद, परिवार का आनंद, पूरे जगत का आनंद, वो भारत के विकास का मॉडल, वही अभीष्ट है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया इसी मॉडल पर आएगी। यही दुनिया के लिए श्रेष्ठ है। 2, 3, 4 हजार वर्ष पूर्व भारत उसी मॉडल पर चल रहा था। वो विकास का जो प्रतिमान है वही दुनिया को देने की जिम्मेदारी फिर भारत के ऊपर आ गई। ठीक है, हम 2000 साल में बहुत ऊंचा नीचा हुआ है, लेकिन अपने मूल और मौलिक तत्व जिसका नाम धर्म है, इसके प्रकाश में हर एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। ये बड़ी योजना है। इसलिए मैंने आपके सामने कहा, केवल भौतिक उन्नति ही नहीं,
आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। केवल पैसा पैसा ही नहीं, सभी के साथ मिलकर के आनंद आवे ऐसा व्यवहार करने वाला समाज चाहिए। अन्यथा पैसा बहुत आ जाएगा, डिप्रेशन भी आएगा, पैसा बहुत आएगा, नींद नहीं आएगी, पैसा बहुत आएगा, डिस्पैरिटी गहरी हो जाएगी, पैसा बहुत आएगा, असंतोष बढ़ जाएगा, और असंतोष में समाज शांति से नहीं बढ़ेगा। इसलिए ऐसा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस मूल मंत्र को लेकर आध्यात्मिक साधना को साथ में रखते हुए उसके प्रकाश में वो विकास चाहिए जो गांधी जी कहते थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते थे, मदन मोहन मालवीय कहते थे। हजारों साल की परंपरा में हमने उसको विकसित किया था। हमने ये नहीं कहा कि हम भौतिक संपदा नहीं चाहिए, नहीं नहीं, धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। बिना अर्थ के कैसे काम बनेगा? अर्थ चाहिए, पक्की बात है, पहला पुरुषार्थ अर्थ ही है। लेकिन धर्म के प्रकाश में कमाई हो, धर्म के द्वारा नियंत्रित कमाई हो, और धर्म के द्वारा ही नियंत्रित व्यय हो, अधार्मिक व्यय नहीं चाहिए। बताइए ना, एक आदमी 100 करोड़ रुपए का मकान बनाता है, 100 करोड़ रुपए कपड़ा पहनता है, उसके बगल में बच्चा फीस नहीं दे पाता अपने पढ़ाई की, ये मॉडल चलेगा? नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चल सकता। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाते हैं, लेकिन फीस नहीं दे पाते, ये मॉडल चलेगा? नहीं चलेगा। ये विकृतिपूर्ण मॉडल है। और इसलिए विकास का प्रतिमान ऐसा हो जिसमें मानवीय जीवन मूल्यों का संरक्षण हम धर्म के प्रकाश में कर सकें, वो मॉडल दुनिया को ठीक दिशा देगा। लेकिन पहले भारत में इसको ठीक प्रकार से रखना होगा। इसलिए आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है, मैं कोई यूपीएससी का विषय तैयार नहीं करवा रहा हूँ, वहाँ वही लिखिए वो जिससे जो इन्विजिलेटर है वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन मन में रखिए कि इस देश को आवश्यकता क्या है, क्योंकि जो आज बड़े बड़े प्रोफेसर बने बैठे हैं ना, वे ध्यान में रखिए, ये भारत के मूल तत्व को कम ही जानते हैं। मूल तत्व को जान करके विकास का मॉडल तैयार करना। इसलिए गांधी जी को पढ़िए, आप रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़िए, महर्षि अरविंद को पढ़िए, दादा भाई नौरोजी को पढ़िए, और जिन्होंने बड़ा काम किया है स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। उनके जीवन में जो देश के विकास का चित्र क्या था वो चाहिए। बड़ी कंपनी लाओ, बड़ी कंपनी लाओ, बड़ा करो, ठीक है, जितना आवश्यक है करो, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आर्थिक जगत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पैसा आपके ऊपर हावी हो जाए, मनुष्य तकनीक का गुलाम न बन जाए और मनुष्य मनुष्यता न छोड़ दे। ये ध्यान में रखते हुए वैसा विकास का मॉडल वही भारत को अभीष्ट है। नमस्कार।